अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अफगानिस्तान से अमरीकी इन्खला की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे एक के बाद एक ज़िला अफगान हुकूमत के कंट्रोल से निकलता जा रहा है और अफगानिस्तान में खाना जंगी के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। और इस तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल के बाद अफगान हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दी है। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक लफ्ज़ों में अफगान हुकूमत पर वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना इंतहाई अफसोसनाक है, वो भी ऐसे मौके पर कि जब पाकिस्तान कई बार वाज़े कर चुका है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी एक धड़े की हिमायत नहीं करता और अफगानिस्तान में बदअमनी का सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दारुल हुकूमत ताशकंद में होने वाली कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सदर के इल्ज़ामात पर जवाब देते हुए वाज़े किया है कि दुनिया में अगर कोई मुल्क अफगान अमन के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान तालिबान को मेज़ पर बिठाने के लिए मिलिट्री एक्शन के अलावा सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर चुका है। वज़ीर आज़म के अलावा DGISI ने भी आज अफगान हुकूमत के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल दिया। ताशकंद में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कहा है कि पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में कोई दरअंदाजी नहीं हो रही, बल्कि हकीकत तो ये है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के इल्ज़ामात पर दो टोक मौक़िफ़ के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान आज 1-to-1 मुलाकात भी हुई है, जिसमें अफगानिस्तान में अमन और मुस्तकबिल के हवाले से तफसीली बातचीत हुई है। अहम बात यह है कि एक तरफ तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन की भरपूर कोशिशें कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ अफगान हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है। आज इसी कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने खिताब में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान से 10,000 जंगजू अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं। Intelligence estimates indicate the influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. There's a consensus among credible international observers that they've not taken any steps to sever their relationship with terrorist organizations. अफगान सदर अशरफ गनी अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन इल्ज़ामात का वाज़े जवाब दे दिया है। इसी तरह कल अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह साले ने भी पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए थे, जिसकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से दो टोक लफ्ज़ों में तरदीद आ चुकी है। ताजुब की बात यह है कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान पर उस वक्त इल्ज़ाम लगा रही है जब खुद अमरीका पिछले कुछ अरसे में कई बार अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा चुका है। 2 रोज़ पहले भी प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि अमरीका जनूबी एशिया में अमन को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अफगान तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिश काबिल तारीफ़ है। We do appreciate Pakistan's efforts to advance the peace process and stability in South Asia, including by encouraging, as Pakistan has done, the Taliban to engage in substantive negotiations. यह अहम बात है कि अब अमरीका भी डू मोर के बजाय पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ कर रहा है, मगर इसके बावजूद अफगान हुकूमत इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ है और अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहती है। पाकिस्तान की मुसलसल ये कोशिश है कि अफगानिस्तान के तमाम फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाकर सियासी हल तलाश किया जाए। इसी हवाले से पाकिस्तान 17 से 19 जुलाई तक इस्लामाबाद में अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अहम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की कोशिशें कर रहा था, जिसमें तालिबान के सिवा अफगानिस्तान के दीगर कई अहम सियासी रहनुमाओं और बड़ों को शिरकत की दावत दी गई थी, जिसमें अब्दुल्ला, गुलबदीन हिकमतयार और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी शामिल हैं। इनमें से कई रहनुमाओं ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हामी भी भर ली थी, मगर आज पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये बताया गया है कि ये कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दी गई है और अब इस कॉन्फ्रेंस की तारीख ईद के बाद दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी की दरख्वास्त पर इस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी किया गया है। अब ये कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो चुकी है, मगर ये सवाल अहम है कि पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में तालिबान को शिरकत की दावत क्यों नहीं दी थी, जबकि तालिबान पिछले दिनों ईरान, रूस और दीगर ममालिक के दौरे कर चुके हैं। ये सवाल भी अहम है कि अफगानिस्तान हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला क्यों तेज़ कर दिया गया है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अफगान अमूर के माहिर
ताहिर खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एजाज अवान साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान कई मरतबा वाजे कर चुका है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, अफगानिस्तान में अगर खाना जंगी होगी तो उसके असरात सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर आएंगे। और पाकिस्तान ये भी दो दफ़ा कह चुका है कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे, माजी की गलतियों से हम सीख चुके हैं। फिर क्या वजह है कि अफगानिस्तान बार बार पूरा जो नाकामी है उसका मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो स्टेटस को पार्स हैं जो नहीं चाहते वो यकीनन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भी करेंगे, और अशरफ गनी गवर्नमेंट इस पूरे जो पिछले 10 साल दौर है उसके बेनिफिशरी हैं, और उनकी अमेरिका को सपोर्ट भी हासिल थी, वो उनको मिलिट्री सपोर्ट भी थी प्रेजेंस की वजह से, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी अशरफ गनी गवर्नमेंट को मिल रही थी। तो अगर ये सब कुछ उनको मुयस्सर था, जो अब जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मिलिटरीली तो अमेरिका वहाँ से निकल गया है, और जो हिंटरलैंड्स थी उन पर तालिबान काबिज हो रहे हैं, और दूसरे ममालिक से आने वाले सप्लाई के और एग्जिट के रूट्स जो हैं उनको उन्होंने ब्लॉक कर लिया है। रेवेन्यू कलेक्शन के रूट्स पर वो काबिज हो गए हैं, जहाँ से तकरीबन $1.8 बिलियन का रेवेन्यू आता था। तो उन तमाम रूट्स पर अगर वो काबिज हो गए हैं तो अशरफ गनी गवर्नमेंट एक काओस का शिकार है, और उन्हें दिन ब दिन बढ़ती हुई प्रोग्रेस जो है तालिबान की, जिसके साथ खुद अमेरिका नेगोशिएट करके निकला है, उस प्रोग्रेस से अशरफ गनी खाइफ है, और वो बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। दूसरी कुव्वत जो वहाँ से बेदखल हुई है वो इंडिया है, और इंडिया भी चूँकि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दिल खोल के इस्तेमाल कर रहा था, तो उनके वो जो असर रसूख वहाँ से ख़त्म होता नज़र आ रहा है, उन्हें अपने आदमी वहाँ से निकालने पड़े हैं, अपनी $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डूबती नज़र आ रही है, तो वो भी इसके हम नवा हैं, और इसलिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी होती रही है, अभी भी हो रही है, और ये जो स्टेटस को पार हैं ये इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान अब क़याम अमन की कोशिश तर्क कर दे, या जो अपनी उसकी एक डायरेक्शन है जो अफगानिस्तान में अमन सीख करने की है उससे वो बरतरफ हो जाए या उससे अलग हो जाए। तो रीजनल कोऑपरेशन की बात करना, मुतहारिब ग्रुपों को बुलाना और उनके साथ हम ख्याली पैदा करने की कोशिश करना एक एज अ पॉजिटिव जेस्चर है जिसको जारी रहना चाहिए। अब आपने सवाल किया कि तालिबान को नहीं बुलाया, मैं पहले जरा इस पर जवाब ले लूं, फिर मैं उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी आता हूं। ताहिर साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आज अशरफ गनी कह रहे हैं कि 10,000 जंगजू पाकिस्तान से जो है अफगानिस्तान आए हैं। क्या आपके ख्याल में ये वजह है कि इस वक्त खतरात खाना जंगी के बढ़ते जा रहे हैं और तालिबान जो है वो एक के बाद एक जिला कैप्चर करता जा रहा है, या जो अफगान फोर्सेस 3 लाख की अफगान फोर्सेस जिनको लाखों अरबों डॉलर मिले एक अरसे तक, वो खुद ही अगर सरेंडर कर रहे हैं, उनमें वो जज्बा ही नहीं है लड़ने का, वो जिम्मेदार हैं इस फेलियर के? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में अगर यहाँ से उनका जो दावा है कि यहाँ से लोग गए हैं, तो गए तो अफ़गानिस्तान में है। अगर गए हैं तो अफ़गानिस्तान में चलो हम उनसे इत्तेफाक कर लेते हैं किसी कुछ देर के लिए कि पाकिस्तान ने उसको छोड़ दिया, लेकिन अफ़गानिस्तान में वो कैसे दाखिल हो गए, कहाँ से दाखिल हो गए? अब तो तकरीबन 90% से ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरहद है उन पे पहले से बाढ़ लग गई है, वो फिनिशिंग उनकी हो चुकी है। चमन बॉर्डर अब बंद है, और इस तरह के तोरखम पे अब बगैर वीज़े के आप जा नहीं सकते। तो कहाँ से गए हैं? एक बात ये, अगर गए हैं तो उस तरफ से जिस तरह आपने कहा कि 3 लाख 3.5 लाख है अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, और उनकी बड़ी ट्रेंड अमेरिकन की जानिब से इंटेलिजेंस भी है उनके पास अमेरिकन के दिए हुए काफ़ी सारे ड्रोन्स भी हैं उनके पास। अभी सदर अशरफ गनी साहब गए तो 30 तक उन्होंने मजीद तैयारी देने का ऐलान भी किया है। तो उनके पास तो इस वक्त सब वसाइल है, तो उनको कैसे नहीं पता चला कि इतने बड़ी तादाद में अगर लोग जाते हैं तो उनको बॉम्ब किया नहीं किया गया, उन पे ड्रोन हमले क्यों नहीं किए? मेरे ख्याल में जंग में एक जाहिर बात एक नफ्सियाती उन पे दबाव है, शायद उनको ये तवक्को नहीं थी, जिस तरह आपने कहा भी अपनी बातों में कि इस तरह जल्दी तालिबान। और आप देखें ना, जो ज़्यादा अजला तालिबान के पास आ गए हैं वहाँ लड़ाई नहीं हुई, बहुत कम ऐसे हैं, बहुत कम। मतलब है कि अगर तालिबान जो दावा करते हैं कि इन्होंने तकरीबन 200 से ज़्यादा कंट्रोल किए, 60 उनके पास पहले से थे, 61 या 60। तो अब जो 200 से ज़्यादा दावा करते हैं उसका मतलब है कि 150 अभी तक तकरीबन इन्होंने अभी उस पर कंट्रोल कर लिया है।
तो 150 में मुमकिन है कि 1 या 2 में लड़ाई हुई होगी, लेकिन बाकी लड़ाई अगर नहीं होती, सिक्योरिटी फोर्स अफगान हुकूमत कहती थी, अफगान हुकूमत जब भी किसी ज़िले से उनके लोग जाते थे तो उनको डिफेंस मिनिस्ट्री कहते थे कि टेक्टिकल विड्रॉल है, एक स्ट्रेटजी के तहत वो पीछे हट गए हैं, उन्होंने छोड़ दिया है। तो अगर आपने खुद छोड़ दिया है तो फिर आपको भुगतना है। और पता क्या है, जब आप एक जिला, अब जनरल साहब बताएंगे, जब आप एक इलाके पे कब्जा करते हैं, अब तालिबान कहते हैं कि हम शहरों के किनारे पे पहुंच गए। आज उन्होंने सुबह दावा किया कि शिबरगान जो जोजान का मरकज है, जोजान जनरल दोस्तम का बहुत मजबूत गढ़ है, अगर उनके कैपिटल शिबरगान में वो दाखिल होते हैं तो ये किसकी वो है। मतलब तालिबान ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, और तालिबान पाकिस्तान सरहद से कितने दूर है, शुमाल जो है, शुमाल है तुर्कमेनिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, हमारे साथ तो कुनल है, निंगरहार है, पक्तिया है, होस है, पक्तिका है और बदख्शान है। तो अब यह है कि अफगान उसको बजाय कि इन इल्ज़ामात में आ जाए। आज जो वफ्द गया है काबुल से, आज जी अब्दुल्ला की सरबराही में, जिसमें बड़े हम शख्सियात भी है, तो वो पाकिस्तान के तालिबान को कन्विंस करने के बाद ये वफ्द गया है। आज काबुल से जो आज गया है, जो तालिबान से कल मुज़ाकरात भी करेंगे, पाकिस्तान ये कर सकता है, पाकिस्तान सहूलतकारी कर सकता है। ताहिर साहब, ये इसकी क्या इत्तलात है, ये जो कॉन्फ्रेंस होनी थी पाकिस्तान में, उसको मुलतवी करने की वजह क्या है? क्या यही अशरफ गनी साहब और जो दूसरे लीडर्स हैं अफगानिस्तान के, वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ आपको जी, इसी पे मैंने बड़ा काम किया है कि कॉन्फ्रेंस ये क्यों मुलतवी हुई है। कल मेरी बात हुई है जो सदर अशरफ गनी साहब के पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी है उमर दाऊदई साहब के साथ। उसने जो मुझे बोला कि ये वक्त जो है, ये तारीख़ है, ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना था कि एक तो वक्त कम है, दूसरा उनका आज जो वफ्द गया है उनका भी उन्होंने कहा था कि चूँकि वफ्द वहाँ जा रहा है तो लिहाजा ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने इनका ईद के बाद ये हो सकती कॉन्फ्रेंस हो जाए, लेकिन पाकिस्तान ने उनको तजवीज़ पेश की थी कि जो लोग जा रहे हैं कतर, पाकिस्तान उनके लिए स्पेशल एक प्लान अरेंज करेगा। और ये मुझे एक पाकिस्तानी सफारतकार ने बताई है जो पूरे इस प्रोसेस में शामिल है कि हम उनको यहाँ, क्योंकि यहाँ 3 दिन कॉन्फ्रेंस थी, 17, 18, 19, तो अब तो ये चले गए, आज उनकी कल मुलाकात हो जाएगी और ये मुज़ाकरात नहीं है जो ये गए। तो अब देखें ना, ये कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान की वजह से मुलतवी हुई है, ठीक है, और अफगानिस्तान हर वक्त पाकिस्तान से मुतालबा करता है, दरख्वास्त करता है कि आप अपना रोल अदा करें। ये इतना अच्छा मौका था, इसमें 30 लोग थे, मेरे साथ फरेस भी है, इसमें वज़ीर ख़ारिजा अफ़गानिस्तान के थे, इसमें डॉक्टर अब्दुल्ला साहब थे, इसमें हामिद करज़ई साहब का नाम है, इसमें जो उनके कौमी असम्बली के स्पीकर है मीर रहमानी उसका नाम है, और जिस तरह आपने कुछ नाम बता दिए, ये तमाम उसमें शामिल थे, दोनों गवर्नमेंट वाले भी और गैर हुकूमती भी। सही, इसमें मेजॉरिटी ने, अक्सरियत ने कहा था कि हम पाकिस्तान जाने के लिए कल भी तैयार है, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा फैसला किया, हिकमत अमली से काम लिया कि अगर एक फरीक आता है, हालांकि वो फरीक नहीं है, लेकिन अगर सियासी लीडर या साबिका मुजाहिदीन आते हैं और हुकूमत वाले नहीं आते तो फिर उसका वो उसके नताइज मुस्बत ना आते। सही, तो इसीलिए पाकिस्तान ने बहुत अच्छा है कि हिकमत अमली ठीक है आपकी नज़र में। जाज़मान साहब, क्या वजह है कि जब हम कह रहे हैं कि किसी की साइड से नहीं लेंगे तो यहाँ पर जो अफगान हुकूमत के लोग हैं उनको बुलाया, दीगर रहनुमाओं को बुलाया, तालिबान को मदऊ नहीं किया गया था इस कॉन्फ्रेंस के लिए? आप लॉजिक बता रहे थे इसके पीछे क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान की? जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, 2 मुतहारिब ग्रुप हैं, एक वो जिनके साथ अमेरिका डायलॉग करके गया और एक समझौता करके गया और जो अमन की बात कर रहे हैं, और उन्होंने अभी तक हमला आवर नहीं हो रहे बड़े शहरों के ऊपर, एक वो ग्रुप है, और एक वही तालिबान जो बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि हम आम मुआफ़ी देने के लिए तैयार हैं, औरतों के हकूक़ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, उन पर कारोबार और तालीम की भी इजाज़त होगी, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम आम मुआफ़ी करेंगे, किसी से इंतकामी कार्रवाई भी नहीं करना चाहते, और दुनिया को ये भी बावर करा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन दुनिया के किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। तो वो तो ऑलरेडी अपना मौका, और वो ये भी तैयार हैं कि हम निगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए तैयार हैं, अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ भी बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब जो दूसरा ग्रुप है, पहले इनके व्यू पॉइंट ले लिया जाए और इनकी जो रिजर्वेशंस हैं, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको सुनकर एक फिजा कायम करने के लिए, ताकि दोनों ग्रुप्स को इकट्ठा बिठाया जा सके। मेरे ख्याल में ये एक फैक्ट फाइंडिंग की बात थी,
एक दूसरी तरफ के व्यू पॉइंट सुनने की बात थी, और उनको जो जाहिर है ये पहला और आखिरी राउंड तो नहीं होगा, इस पे तो नंबर ऑफ राउंड्स करने पड़ेंगे। अगर नेगोशिएटेड सेटलमेंट पे दोनों को कन्विंस कर भी लिया जाता है तो मेरे ख्याल में ये वजह थी। मुख्तसर अगर ताहिर खान साहब इस पर अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, आपके तालिबान को ना बुलाना ये दुरुस्त हिकमत अमली थी इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में? ये आपका बड़ा अहम सवाल है, और कल वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्लामाबाद ने कहा कि उनको नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान की ये जो मैंने सुना है पाकिस्तानी हुकाम से, पाकिस्तान की ये बड़ी एक स्टेटेड पॉलिसीज़ को कहते हैं कि पाकिस्तान बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात की मेज़ पे कभी नहीं बैठेगा। ये उसी पॉलिसी का हिस्सा है कि सिर्फ आप अफ़गान, क्योंकि शिकायत अफ़गान हुकूमत की है, अफ़गान सियासी लीडरों की है, उनको पाकिस्तान सुने कि वो क्या चाहते हैं, उनके गिले शिकवे क्या हैं और पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकता है, ये उसी के लिए बुलाया गया था। तो तालिबान का तो मेरे ख्याल में इस वक्त चूँकि अफ़गान हुकूमत के हमसे गिले हैं और पाकिस्तान की ये पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात दें, आज 10 महीने हो गए हैं, बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात का कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। ये जो आज कतर से वफ़द गया है पाकिस्तान की सहूलतकारी से, जो मुज़ाकरात होंगे कल, तो ये इसीलिए हो रहे हैं कि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात में वो अफ़गानों के हाथ में है, वो तालिबान और अफ़गान हुकूमत के हाथ में है। अगर वो नरमी नहीं दिखाते और जंग इसी तरह जारी रहेगी, अगर उसमें कामयाबी नहीं होती तालिबान मजीद फिर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह शिबरगान पे वो गए हैं, शहर पे, बड़ा शहर है, तो इसका मतलब है कि तालिबान अब रुकने वाले नहीं है। तो लिहाजा अब भी वक्त है अफगानों के पास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ एजाज जमान साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस हुकूमत के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। हुकूमत पर तनकीद भी होती रही है कि कई मरतबा दावे करने के बावजूद महंगाई में कमी नहीं आई है। महंगाई में मजीद इजाफा होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि कल हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइसेस में 5 रुपये 40 पैसे का इजाफा किया है, जबकि डीजल की प्राइस में 2 रुपये 54 पैसे का इजाफा किया है। इस वक्त रवा हफ्ते जो SPI इंडेक्स था उसके मुताबिक महंगाई की शरह 12.75% है, और जून के महीने में जो महंगाई की शरह थी CPI इंडेक्स के मुताबिक 9.7% थी, और पूरे माली साल में, पिछले माली साल में 9% महंगाई की शरह थी। अब अगले साल का टारगेट 8% है। वो कैसे पूरा होगा? जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा और उसकी वजह से दूसरी अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। अहम बात यह है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, हुकूमत ने उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद एब्जॉर्ब किया है, आवाम पे पास ऑन नहीं किया है। इस वक्त पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल पर और डीजल पर 0 कर दी गई है, यानी कि आवाम पे इसका बोझ नहीं डाला जा रहा है। इसके बावजूद आवाम पर महंगाई में इजाफा होगा कीमत बढ़ने की वजह से। और एक अहम सवाल ये भी है कि अगर हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नहीं बढ़ाएगी तो जो 600 अरब रुपए का हदफ है वो कैसे पूरा किया जाएगा? क्योंकि IMF के साथ हम ऑलरेडी मुज़ाकरात कर रहे हैं बजट के हवाले से, और बजट में जो टारगेट है PDL का वो 610 अरब रुपए का है। तो दोहरा चैलेंज है, अगर PDL के जरिए इनकम जनरेट करते हैं तो फिर महंगाई में मजीद इजाफा होगा। इसके अलावा इस इशू पर भी बात करेंगे कि रशिया के साथ अब हमारा पाइपलाइन एग्रीमेंट हो चुका है। 1100 किलोमीटर की ये पाइपलाइन होगी नॉर्थ से साउथ पर, और 2.5 से 3 अरब रुपए इसकी लागत होगी। इसकी टाइमलाइन क्या होगी इस पर भी बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है एनर्जी मिनिस्टर हमाद अजहर साहब ने। हमाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। महंगाई में पहले भी इजाफा है, हुकूमत पर इस हवाले से तनकीद होती रहती है। अब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ रही है और जिसकी वजह से यहाँ पर भी आप लोगों ने कीमत बढ़ाई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ तेल की कीमतों पर आएगा बल्कि इससे जो रिलेटेड दूसरी चीज़ें हैं उसकी कीमत पर भी आएगा, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। तो कैसे कंट्रोल करेंगे फिर महंगाई को? शुक्रिया शहजाद। देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त कमोडिटीज़ की प्राइसेस यानी अशिया की कीमतें जो हैं वो बुलंद तरीन सतह पे हैं। अमेरिका में भी 10 साल की बुलंद तरीन सतह पे हैं, और इसी का हिस्सा हमारी बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतें हैं। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में दुरुस्त फरमाया कि हम 30 रुपये से 0 पे ले आए हैं फ़ी लीटर जो टैक्स था जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, ताकि हम मज़ीद जो महंगाई हो रही है या जो प्राइस राइज़ आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में वो हम लोगों को उससे महफूज रखें। तो वो तो अब 0 हो गया। फिर हमने एक फ़ैसला किया था कि 17% ही सेल्स टैक्स रखेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरह 56% पे नहीं ले जाएंगे इसे, लेकिन अब हमने उस 17% को भी आधा कर दिया है, और आधा ये जो अभी रीसेंट राइज़ आई है, आधा इसका बोझ हमने उठा लिया है अपना टैक्स कम करके, और आधा हमें मजबूरन लोगों पे पास ऑन करना पड़ा है। उसके बावजूद ख़ित्ते में और दुनिया के अक्सर ममालिक में अगर देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे सस्ता पेट्रोल और डीज़ल बिक रहा है।
लेकिन हमारे साहब खत्ते में हमारी जो महंगाई थी तहरीक इंसाफ के 2 से 2.5 सालों में खास तौर पे जो फूड इन्फ्लेशन वो दूसरे ममालिक से ज़्यादा थी। अगर ट्रेंड भी जिन माह में हमने देखा कि सिमिलर था, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा थी तो वो बोझ पहले ही अवाम बर्दाश्त कर रही थी। अब आप जो बात बता रहे हैं कि इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन अवाम पर तो उसका बोझ बढ़ेगा, उसको कैसे फिर काउंटर किया जाएगा? देखिए, हमारा एक सोशल सेफ्टी नेट्स का सिस्टम जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले, उसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। एहसास का प्रोग्राम नंबर 1, हमारे जो पनाहगाह हैं, लंगर खाने हैं, सेहत इंसाफ कार्ड है, और ये सारी चीज़ें, टारगेटेड सब्सिडीज़, यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो रिकॉर्ड सब्सिडीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इन सारी चीज़ों के ज़रिए ये जो पूरी दुनिया में एक महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है कोविड के बाद, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के बाद, इससे हमारी कोशिश है कि हम अपनी आवाम को महफूज रखें। तो अब कुछ चीज़ें बैनुल-अक़वामी होती हैं, इन आलमी मंडियों से ताल्लुक़ रखती हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान अगर पहले ही टैक्स फॉर एग्ज़ाम्पल PDL 0 कर चुकी है तो अब मज़ीद उसको कम करने की गुंजाइश रही नहीं है। इसलिए हमें कुछ हिस्सा इस आलमी मंडी में जो तेल की कीमत बढ़ी है लोगों पे पास ऑन करना पड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि आलमी मंडी में जैसे ही तेल की कीमत वापस पीछे की तरफ आएगी तो हम ये जो तेल की कीमत बढ़ी है इसको वापस लेने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो रेवेन्यू लॉस होगा उसको अब हुकूमत कैसे पूरा करेगी? आप कह रहे हैं कि GST हमने आधा कर दिया है, लेवी जिसका टारगेट 610 अरब रुपए है वो अभी तक इस माली साल में आपने नहीं लगाया है, तो फिर वो भी नागुज़ीर हो जाएगा एक वक्त आगे जाके, या आपको वो 600 अरब कहीं और से जनरेट करना पड़ेंगे या लेवी लगा के करना पड़ेंगे। IMF से ऑलरेडी मुज़ाकरात में है, IMF कन्विंस्ड नहीं है कि हम इस बजट पे अमल भी कर सकते हैं, तो कैसे रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे फिर? ये बात दुरुस्त है कि पेट्रोलियम लेवी क्योंकि हमने कम की है और सेल्स टैक्स को आधा किया है ताकि लोगों पे पूरा बोझ ना आए, इससे रेवेन्यू का लॉस तो होएगा। लेकिन जैसा कि आपने खुद ही कहा कि एक पूरी दुनिया जो है और पाकिस्तान, उसमें भी उस महंगाई का असर आया है कोविड के बाद। तो अब हमारी टैक्स के अलावा एक ये भी प्रायोरिटी है कि हम लोगों को जिस हद तक मुमकिन हो सकता है इस आलमी ये जो तूफ़ान आया है कीमतों में, इससे महफूज रख सकें। तो किसी जगह आपको ट्रेड ऑफ तो करना पड़ता है और ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जो फ़िलहाल हमने फ़ैसला किया है कि करना ज़रूरी है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर रेवेन्यू और टैक्स आपका शॉर्टफॉल होगा तो फिर आपको फिस्कल डेफिसिट का खसारा होगा, पैसे बोरो करने पड़ेंगे, वो भी इन्फ्लेशनरी होगा, तो फिर कहीं ना कहीं जाके उसका भी इम्पैक्ट इवेंचुअली आवाम पर ही आएगा। तो एक बड़ी मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल है इस वक्त। देखें, रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है कि नहीं, अभी तो पहला ही साल चल रहा है 12 माह का जो फिस्कल ईयर होता है जी। तो अभी आगे जाके डेवलपमेंट्स काफ़ी हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मसलन इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हम समझ रहे हैं कि आपके रेवेन्यू टारगेट्स जो हैं वो मीट होएंगे। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है कि नहीं। और करंट अकाउंट जो कि ऐसा लगता है कि आखिरी महीने के नंबर्स आने के बाद शायद वो सरप्लस ना रहे, लेकिन अगले साल कितना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है? क्योंकि ट्रेड डेफिसिट में इजाफा होना शुरू हो गया और पिछले महीने का जो इंपोर्ट बिल था वो $6.3 बिलियन का था। अगर इसी रफ्तार से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता रहा तो फिर ये भी एक बड़ा इशू हो जाएगा। और जो सस्टेनेबल ग्रोथ की हम बात करते हैं, आपसे भी कई मरतबा इस पर बात हुई है, वो तो नहीं मुमकिन हो सकेगा अगर हम दोबारा एक बड़े खसारे की तरफ देख रहे हैं। तो फ़िलहाल तो खसारा नहीं है करंट अकाउंट डेफिसिट का, ये मैनेजेबल रेंज के अंदर ही खसारा चल रहा है। और हमें काफ़ी सपोर्ट मिली है रेमिटेंसेस से कि रेमिटेंसेस में इजाफा जो है और जो मोमेंटम है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है इस फिस्कल ईयर में। तो अगर वो मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो मेरा ख्याल है कि इसको हम करंट अकाउंट को मैनेजेबल रेंज में क्लब कर लेंगे। आपको लगता है कि कर लेंगे कि मतलब यानी कि अगर हमारा खसारा जो है ट्रेड डेफिसिट $70 अरब के आसपास होगा, जो कि नंबर्स नज़र आ रहे हैं, तो तब भी आपके ख्याल में मैनेजेबल होगा ये? देखें, आपका अगर $70 अरब या $60 अरब इंपोर्ट्स हैं, खसारा तो नहीं, आपकी टोटल इंपोर्ट्स होंगी, तो आप तो आप उसको $25 अरब या $30 अरब एक्सपोर्ट से कवर करेंगे और आप $29 अरब रेमिटेंस से कवर करेंगे और बाकी आप अपने कैपिटल अकाउंट से कवर करेंगे। ये जो हिस्सा रह जाता है इसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अभी तक तो वो विद इन रेंज है। सही। और अगर हमें इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में कोई बेहतरी नज़र आ जाती है, क्योंकि कुछ ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि ये शायद कमोडिटीज़ पीक कर गई हैं, तो फिर हमें इसका ट्रेड गैप भी हमें नैरो होता और इम्पोर्ट्स का
बिल भी हमें नैरो होता नजर आएगा। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो, उसी से पाकिस्तान को फायदा होगा। रूस से हमारा मुआहदा हो चुका है गैस पाइपलाइन के हवाले से, 1100 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है और 2.5 से 3 अरब डॉलर की इस पर लागत होगी। पाकिस्तान का शेयर इसमें 76% है और 24% रूस का है। आप इसकी दलील भी बता चुके हैं कि क्यों दोनों सुई कंपनीज को नहीं दिया गया, क्योंकि जो 56 इंच की पाइपलाइन है वो पाकिस्तान में सुई कंपनीज बनाने का एक्सपीरियंस नहीं रखती हैं। लेकिन ताबिश गौर साहब जो कि मुआविन खसूसी हैं, उन्होंने बाकायदा ये आकर कहा था कि हमें अगर रूस की तरफ से पाइपलाइन दी जाएगी तो टोटल हमारी डिपेंडेंसी उन पर होगी और वो बहुत महंगा मंसूबा होगा और उसको पाया तकमील तक लाने के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। 2-3 चीज़ें हमने इस नेगोशिएशन के अंदर चेंज की हैं पाकिस्तान की फेवर में। एक IRR बहुत ज़्यादा उन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट में भेजा था, उसका अब हम IRR की कोई गारंटी नहीं दे रहे, थ्रूपुट की हम कोई गारंटी नहीं दे रहे। 74% हमारा शेयर है और 26% जो है वो शेयर होएगा रशिया का होएगा, गवर्नमेंट ऑफ रशिया का, इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर। इसके अलावा अगर आप 25 ईयर लाइफ साइकिल कॉस्ट देखें तो उसमें ये 20% सस्ता पड़ता है 56 इंच की पाइपलाइन जो है। उसके अलावा 56 इंच की पाइपलाइन के मुख्तलिफ और फ़ायदे हैं। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 कंप्रेसर स्टेशंस लगेंगे, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट में 9 के करीब लगेंगे। तो उससे काफ़ी हमें फ्री फ्लो मिल जाता है और ये पाइपलाइन ही आपकी एक एज अ स्टोरेज भी एक्ट करती है, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान में पाइपलाइन को ही बतौर स्टोरेज यूज़ किया जाता रहा है। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड इस वक्त जो मिडल ईस्ट में बिछाया जा रहा है, रशिया में बिछाया जा रहा है, वो 56 इंच का ही है। और मेरा ये ख्याल है कि और जो हमने एक और जो बहुत ज़रूरी बात कि लोकल कंपनियों को भी हम पूरा इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग में, जो पाइप लाइंग होएगी। तो इसके 11 हिस्से होंगे पाइप लाइन के जो सब कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे और उसमें हमारी इंशाल्लाह ताला दोनों सुईज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा, क्योंकि ताबिश गौहर साहब ने कहा था 1-1.5 साल तो इस बात में लग जाएगा कि इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, तो आप ज़रा टाइमलाइन बताइएगा कि कब से ये पाइपलाइन बनना शुरू हो जाएगी और ये मुकम्मल कब तक हो जाएगी। इसकी टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जी, हमने अपने लिए एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा है और हमने अगले 30 दिन के अंदर हमारे टेक्निकल लेवल के डिलिब्रेशंस फाइनेंसिंग के ऊपर और डिज़ाइन के ऊपर शुरू हो जाएंगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि कुछ होमवर्क ऑलरेडी प्री इंजीनियरिंग डिज़ाइंस जो होते हैं वो रशियन कंपनीज़ ने किया हुआ है। तो हमने 2023 के मिडल का अपने लिए टारगेट सेट किया है कि 2023 के मिडल तक हम इसकी कंप्लीशन अचीव करें। ये एक बड़ा टारगेट है, मैं इसका इतराफ़ करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर हम इसको तेज़ी से लेके जाएँ और अपने प्रोसेसेस को स्मूथली रन करें तो ये हम अचीवेबल है टारगेट ये। और क्योंकि 2 नए टर्मिनल्स के हवाले से भी एग्रीमेंट हो चुका है, उन टर्मिनल्स की भी यही ख्वाहिश होगी कि पाइपलाइन बिछे ताकि वो गैस इसके ज़रिए साउथ टू नॉर्थ भेज सके। वो टर्मिनल्स कब बनना शुरू हो जाएंगे और वो कब मुकम्मल होंगे? जी, जो हमारी उनसे बात हुई है दोनों कंसोर्शियम से जो टर्मिनल्स से रिलेटेड हैं, तो उन्होंने भी हमें 2023 के मिडल का ही टाइमलाइन दिया है। और आपके ख्याल में ये दोनों डेडलाइंस जो हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं या आप कॉन्फिडेंट हैं कि मुकम्मल हो जाएंगी? देखें, टर्मिनल्स वाले तो वो प्राइवेट सेक्टर क्योंकि डेवलप कर रहे हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। ये वाली जो क्योंकि ये जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं और रशियंस का बेपनाह सबसे ज़्यादा दुनिया में तजर्बा है 56 इंच की पाइपलाइंस बिछाने का भी और इसकी डिज़ाइन इंजीनियरिंग का भी, और जो सप्लायर्स हैं वो भी दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हम अपने प्रोसेसेस पाकिस्तान के एंड से स्मूथली चलाएँ तो रशियंस अपनी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करके और हमारे लोकल भी जो फर्म्स हैं उनकी भी क्योंकि साथ कैपेसिटी बिल्डिंग होनी है तो उनको भी बीच में इन्वॉल्व करके एक टीम वर्क की सूरत में हम 2023 का टारगेट अचीवेबल है, मैं समझता हूँ। और हमाद साहब, ये जो पाइपलाइन है ये टेक और पे बेसिस पर है या टेक एंड पे बेसिस पर है? अगर यानी कि मिसाल के तौर पर हमारी गैस की डिमांड कम होती है और ये नई पाइपलाइन जो बिछने जा रही है ये इस्तेमाल नहीं होती, तब भी क्या हम कोई गारंटीड पेमेंट्स कर रहे हैं इनको? नहीं, ये इसके अंदर मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि कोई थ्रूपुट की गारंटी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि हम ये टेक और पे नहीं कर रहे। लेकिन क्या एलसी जो है उसके ज़रिए इनको कोई गारंटी दी जाएगी इंटरस्टेट गैस सर्विसेज कंपनीज के तहत?
ये फाइनेंसिंग का एग्रीमेंट तो अभी तय नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी फाइनेंसिंग हमने इकट्ठे रेज़ करनी है और जो इसका एक्सटर्नल कंपोनेंट है उसमें रशिया की लीड होएगी। और जाहिर है कि हम तो यही कोशिश करेंगे कि जो फाइनेंसिंग इसकी होए वो पाकिस्तान के फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ओनरस से कम ओनरस टर्म्स हों, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कोई ओनरस गारंटी जो है उसमें शामिल नहीं की जाएगी। तो यानी कि ये पाइपलाइन चले या ना चले, इसके ज़रिए गैस मुंतकिल की जाए या ना की जाए, लेकिन रशिया को हम कोई कैपेसिटी पेमेंट या किसी किस्म की गारंटीड पेमेंट्स नहीं कर रहे इस पर। जी जी बिल्कुल, इस अभी तक जो हमारा हेड ऑफ टर्म्स में मुआहदा हुआ है उसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं है। सही है। आज एक और बड़ी खबर आई और पाकिस्तान की अच्छी खबर है कि लकी ग्रुप और सैमसंग का जॉइंट वेंचर हो गया है। आप जब मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज थे उस वक्त ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई गई थी, तो इसके तहत क्या समझते हैं कि कितना ज़र मुबादला पाकिस्तान में आ सकता है और पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है वो किस हद तक कम हो सकता है, क्या फ़वायदे होंगे पाकिस्तान को इसके? मैं समझता हूँ कि ये डर्ब्स पॉलिसी जो है सबसे पहले जो आई थी, जिसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए हमने पाकिस्तान में तमाम स्मगलिंग ज़दा फ़ोन को ख़त्म किया, वो सबसे अहम पॉलिसी थी। और ये इसमें PTI के हुकाम ने बड़ा अच्छा काम किया, FBR ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू होता था, तो हम जब ये पॉलिसी सामने लेके आए तो 70% फ़ोन पाकिस्तान में इम्पोर्टेड होते थे। वो फ़ोन्स जो हैं वो ज़ीरो पे चले गए। 70% फ़ोन स्मगल्ड होते थे पाकिस्तान में, वो स्मगलिंग को इस डर्ब्स की टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ने एलिमिनेट कर दिया और कंपनियों का रुझान पाकिस्तान की तरफ हुआ लोकल मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद जब हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लास्ट ईयर लेके आए अप्रैल मई के अंदर, तो फिर सडनली हमें सैमसंग वाले भी मुझसे आके मिले, दूसरे ग्रुप से मुझसे आके मिले। लोकल ग्रुप्स ने तो ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू कर दी है और सैमसंग जो है वो भी अब प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। मैं समझता हूँ ये गेम चेंजर होएगा और मुस्तकबिल में आने वाले सालों में ये मुमकिन है कि हमारी स्मार्टफोन की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो शायद टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स को भी क्रॉस कर जाएं 5 या 10 साल के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमाद अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। से वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की चौथी लहर के खतरात पाकिस्तान पर अब बढ़ते जा रहे हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो अब 6% से तजावुज़ कर चुका है। 2500 के तकरीबन रोज़ाना के बुनियाद पे केसेस आ रहे हैं। इंडियन वेरिएंट भी है जिसकी वजह से फैलाव ज़्यादा तेज़ हो गया है। आज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ये बताया कि मुजफ्फराबाद में जो शरह है मुस्बत केसेस की वो 21% है, गिलगित में 22% और कराची में 20% है। और ये बाकायदा बताया गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है उनको कोरोना होने के चांसेस 7 गुना ज़्यादा हैं। कराची की जो सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के। नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि कराची में शराब 20% के करीब आ चुकी है और जब ये लॉकडाउन हुआ भी था उसके बाद भी 9%, 8% तक गया था, लेकिन मुसलसल डबल डिजिट में है कराची में कोरोना की शरह। वजह क्या है इसकी? SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, या वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो है, उस वजह से केसेस की तादाद अभी तक ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन भी हो और फिर SOPs पर अमल भी हो। तो शहजाद इकबाल साहब जब सख्ती ज़्यादा करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा एहतजाज भी होते हैं और बड़ी बदकिस्मती है कि ख़ास तौर पर हमें यहाँ पे सूबा सिंध में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इस पर पॉलिटिकली तौर पर स्टांस रखती हैं और उनका साथ देती हैं, सबको उकसाती हैं कि वो एहतजाज करें। हालांकि जब भी वफाकी हुकूमत की तरफ से कहीं पे भी ये पाबंदी लगाई जाती है तो हम सब उसकी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक बेहतरी के लिए है। कोई भी गवर्नमेंट अपने लोगों को तंग क्यों करेगी? हमें बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ़ इस वजह से कि लोगों को बेहतर किया जाए, उनको इस वबा से बचाया जाए। तो ये इशू ज़रूर हैं। इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन बिल्कुल है, बढ़ रहे हैं पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पर कराची में ज़्यादा परसेंटेज है पॉजिटिव की, पूरे सूबे में भी कोई 9 से ज़्यादा है, 9% से ज़्यादा है। तो हम पूरी कोशिश की जा रही है जी, और CM साहब ने आते ही इस पर मीटिंग भी की और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के मुताबिक हमने कुछ तो पाबंदियाँ लगाई हैं और फिर दोबारा हमारी मीटिंग होगी। अगर उस पर कोई काबू नहीं पाया जा रहा और रेशो बढ़ रहा है
तो फिर मज़ीद सख्त इक़दामात भी करेंगे। और अब भी सबको कहा है जिन जिन को इजाज़त है, जो इस वक्त जिनको हमने पाबंदी नहीं लगाई, कि वो SOPs पर अमल करें, एहतियात करें। और फिर वैक्सीनेशन का इशू अपनी जगह पे है कि वैक्सीन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। हालांकि हमने पूरे सूबे में बहुत ज़्यादा सेंटर और पूरी फैसिलिटी मुहैया की हुई है, वहाँ पे स्टाफ भी, सारी चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे हमें वैक्सीन मिलती जा रही है और लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, हमने तो मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी लगाई हैं, मशरूत कर दी है, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तनख्वाहें। और जी नासिर साहब, जो अवाम की जिम्मेदारी है वो अपनी जगह के मास्क हम बार बार कहते रहते हैं, पहले आप लोग भी कहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है। अभी जो चंद इकदाम लिए हैं कि 8वीं जमात से जो नीचे की क्लासेस हैं वो बंद कर दी गई हैं, कुछ जो अम्यूज़मेंट पार्क्स और वाटर पार्क्स पे पाबंदी लगा दी गई है, इसी तरीके से इंडोर डाइनिंग पे पाबंदी लगाई है, लेकिन मार्केटों में और ख़ासतौर पर बकरा ईद के सीज़न में जो मंडियों में रश है वहाँ पर, और वहाँ पर ना कोई मास्क पहनता है, ना कोई परवाह कर रहा है। बड़ा गैर फितरी है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें या कारोबार बंद रखें एक लंबे अरसे तक, लेकिन ये मास्क से आप अपने आप को बचा सकें। अब हुकूमत ऐसा क्या कर रही है कि जो लोग इन मंडियों में जा रहे हैं, जो बाज़ारों में जा रहे हैं, वो मास्क अपने साथ लाजमी लेके जाएं और उसका इस्तेमाल करें? देखें, इस पर सबसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अवेयरनेस नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे पूरा कोशिश की जा रही है कि इम्प्लीमेंट हो। वहाँ पे जहाँ मंडियाँ हैं वहाँ पे भी आवेज़ा किए जा रहे हैं, वहाँ पे टीम्स जा रही हैं, जहाँ जो दीगर आपने जगहें बताई वहाँ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब ने ख़ुद भी अमल करना है। हम तो उनको अब किसी को पकड़ कर यही रह गया है कि हम उन पर उनको बंद कर दें, वो मुनासिब नहीं है। हम इनकी अपना समझ कर इनके बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बात समझ नहीं रहे। अब ये चीज़ें जो स्कूल बंद किए हैं और जो 9th और 10th या 11 और 12 की क्लासें, वो एग्ज़ाम की सिर्फ जो हैं उनके लिए इजाज़त है, अदरवाइज़ तो हमने वो भी बंद हैं, सिर्फ एग्ज़ाम हो रहे हैं। इस वजह से 9th 10th और जो ऑनवर्ड है उसके लिए इजाज़त दी गई है। हमने अभी ये दोबारा कहा है सबसे कि अगर रेशो देख रहे हैं, अगर पॉजिटिव बढ़ेगा तो दीगर चीज़ों पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। हमने तो उलमाए किराम से भी कहा है, उलमाए हक़ की लोग जो है बात सुनते हैं कि वो भी हमें सपोर्ट को, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी कहा है कि भाई आप एहतियात करें, कुर्बानी ऑनलाइन करें, या अगर जा भी रहे हैं मंडियों में तो एहतियात बरतें, ईद की नमाज़ों में भी फासला रखें, एहतियात करें, वज़ू घर से करके जाएं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे लेकिन सब ने मिलकर काम करना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सब ने मिलकर काम करना है। हम लोग क्या करें जी, लेकिन ना साहब ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज भी है, वफाकी हुकूमत तो कहती है कि वाफिर मिकदार में है, और वो तो बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप आके वैक्सीनेट करें अपने आप को। तो क्या सिंध हुकूमत को अभी तक ये इशू है कि वाफिर मिकदार में नहीं है आपके पास वैक्सीनेशन? जी देखें, ये हर जगह पे ऑलमोस्ट जो है ना शॉर्टेज अपनी जगह पे है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको इस पे आमादा भी किया जाए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने तो बहुत स्टेप्स लिए हैं, मशरूत कर दी हैं तनख्वाहें, जो भी एम्प्लॉइज़ हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं लगाएंगे उनको तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी, बल्कि अगर हमारे पास अवेलेबल हो वैक्सीन ज़्यादा तादाद में तो हम सिम बंद करने के लिए भी जाएंगे, कहेंगे कि भाई लोग, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को ये है कि मोबाइल बंद हो गया तो वो इस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो हम इस तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास ये पूरी स्टॉक में होनी चाहिए। सख्तियां हम कर लें लेकिन हम उनको मुहैया ना करें चीज़, तो ये मुनासिब नहीं है। और अभी स्टॉक्स में नहीं है, अपनी जगह पे है, और इस जी नहीं, स्टॉक में अभी है ना, अब चल तो रहा है, लेकिन जो मैं कह रहा था कि इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं है कि हम पाबंदियां ज़्यादा कर दें कि जी जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा उसको ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, लेकिन वो इतनी हमारे पास अवेलेबल ना हो। पूरी कोशिश कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत भी कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं कि ये चीज़ें हों ताकि सब लोग, और ये बहुत ज़रूरी है। देखें, जो जिन्होंने वैक्सीन कराई है वो बच रहे हैं, कोविड पॉजिटिव हो भी रहा है तो इतने ख़तरा नहीं है उनकी ज़िंदगी को या उनकी सेहत को। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम बात है, एक तो मास्क पहनना आपकी जिम्मेदारी है, और उन्होंने कह दिया है कि कोरोना फैलेगा तो दीगर कारोबार भी बंद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वैक्सीनेशन लगाएं। आज असद उमर साहब ने बताया कि 7 गुना ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो। जैसे नासिर साहब ने कहा कि अगर वैक्सीनेटेड हैं तो इसका मतलब अगर कोरोना हुआ भी तो उसके असरात
और उसके जो सिम्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा सीवियर नहीं होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।